नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोड चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी और रेलवे पिछले लॉकडाउन के बाद जो भी एग्ज़ाम्स उन्होंने लिया है उसमें जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, संविधान के आर्टिकल से, उन सबको मैंने इस एक वीडियो में समाहित किया है। तो इसे आप एंड तक देखें और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों को रखा गया, उसके लिए नागरिकों को अवसर की समता होगी? तो ये बताया गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में बताया गया है किसके बारे में? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये दोस्तों आता है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। भाग 3 होता है 12 से 35। संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसमें आता है। इस आर्टिकल 12 से 35 में जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो सारे समाहित हैं। मैं इस पीडीएफ में आगे आपको बता दूं कौन कौन से आर्टिकल किस किस में समाहित हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 14, इसके में वर्णन है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में वर्णन है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी में विभेद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आसाम में जन्म लिया हो या केरला में। सब इस भारत के नागरिक हैं और सबके बीच में समानता होगी। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जब किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें सबके लिए समानता का व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो प्रथा थी पहले, उसका अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है? जैसे पहले के कुछ राजा लोग होते थे या कुछ ऐसे लोग होते जैसे उनके नाम के पीछे महाराजा या फिर कुछ और भी लगता था, तो वो सारा चीज़ हटा दिया गया। इससे आप उपाधियों का अंत हुआ। इससे क्या होगी, लोगों के बीच में समानता रहेगी। न था उनका नाम में कुछ ऐसा लगा होने से लगता था कि नहीं ये बहुत उच्च कुल के हैं, तो ऐसा चीज़ समाप्त कर दिया गया। तो ये सारा किसके अंदर आता है हमारा? तो इसको हम लोग बोलते हैं 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार। 14 से 18 इसको बोलते हैं समता का अधिकार। अभी हमारे संविधान में 6 तरह के हमारे पास अधिकार हैं। मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे, एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। आप हमें कमेंट करके बताएंगे किस मूल अधिकार को हटाया गया और उसको किस अनुच्छेद में भी ले जाके रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और कौन कौन से हमारे पास ये मूल अधिकार हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारे पास समता या समानता का अधिकार 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 32 में वर्णन है इसका। अब देखिए मैंने जो पूछा था वो क्वेश्चन में बता देता हूँ। संपत्ति का अधिकार जो था उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन जो किया गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में, तो उस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में परिवर्तित करके रख दिया गया है। इसके बारे में मैंने एक बार डिटेल्स में बताया भी था अपने वीडियो में। चलते ये देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19A में कहा गया है बोलने की आज़ादी, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे देंगे। अनुच्छेद 19B में कहा गया है सभा करने की आज़ादी, आप सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C में कहा गया है संघ बनाने की आज़ादी, यानी कि आप कोई ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। आप ग्रुप वगैरह बनाएंगे वो किसी अच्छे काम के लिए, ऐसा नहीं कि आप ग्रुप बना के और किसी को मारने जा रहे हैं तो उसमें आप पकड़े जाएंगे। अनुच्छेद 19D कहता है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी मतलब आप किसी भी राज्य में जा आ सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा उससे। तो आप कहिएगा कि ना हमरा तो पढ़े हैं कि आर्टिकल 19 में ऐसा बताया गया है 19 के डी में, तो पिटा जाइएगा आप वहाँ पे। इसमें क्या है 19D में पूरे देश में कहीं आने जाने की आज़ादी है आपको। 19E कहता है पूरे देश में बसने और रहने की आज़ादी है। आप गोवा गए कमाने, मन किया कि यहीं बस जाए तो बस जाइए भाई। आप कश्मीर में गए, वहाँ की वादियाँ आपको अच्छी लगी तो आप वहीं रह जाइए। शिमला में गए, वहाँ आप घूम रहे हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो यहाँ बर्फ़ भी पड़ता है, सुंदर सुंदर लोग भी दिख रहे हैं, वाह कितना बढ़िया है, रह जाएंगे यहीं पे, रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 19G कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका करने की आज़ादी है। आपको कोई भी व्यापार करने से रोकेगा नहीं। आपको मन है तो ठेला चलाइए, आपको मन है सब्जी बेचिए, आपको मन है मुर्गा काटिए, आपको जो मन है कीजिए। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। हाँ, ऐसा व्यापार नहीं कट्टा बेचे चल दिए, दारू बेचे चल दिए, दारू बंद है तो
यही सब व्यापार में धरा जाइएगा। तो आप उसी व्यापार को कर सकते हैं जिसको मतलब निषेध नहीं किया गया है उस राज्य में, तभी आप वो व्यापार कर पाएंगे। 19F में कहा गया है कि दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। 19F में था, इसको हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। संसद के विश्रांति काल, यानी कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, उस काल में क्या होता है कि कोई यदि विधि बनानी हो, कोई यदि लॉ लाना हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर देता है। ये शक्ति है मतलब राष्ट्रपति के पास कि वो अध्यादेश जारी कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बीच में किसानों के लिए एक कानून आ गया था। वो कैसे आया था? वो आ गया था राष्ट्रपति के इसी अध्यादेश के शक्ति की वजह से। इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों में पास कराना अनिवार्य है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करना होगा आपको कि इस अध्यादेश को दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित कराना होगा। एक बात और आपको बता दूं कि हमारे देश में लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है दोस्तों, वो होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। संसद के दोनों सदन सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। संसद के दोनों सदन सत्र में होने के बाद एक आदेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो। इसका मतलब क्या होता है कि यदि संसद का दोनों सदन चल रहा हो और कोई राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो उस समय उसका जो मतलब वैलिडिटी होगी वो मात्र 6 सप्ताह होगी। लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो और उस काल में यदि राष्ट्रपति ने कोई आदेश जारी किया है तो वो 6 महीने तक रह सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का गैप 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए 6 महीना का टाइम दिया गया है। और जब सत्र चल रहा होगा तो 6 सप्ताह के अंदर आपको इसकी अनुमति ले लेनी पड़ेगी, यानी कि उसका अध्यादेश को पारित कर लेना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे राज्य हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, बहुत रेयर पूछता है। खैर खास करके यदि उस राज्य का आप एग्जाम दे रहे हैं तब आपसे जरूर पूछेगा। तो आपको एक बार मैं बता दूं बस ऐसे ही। संविधान की धारा 371A ये नागालैंड को देता है विशेष अधिकार। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। अनुच्छेद 371 में दिया गया है। यही पूछा था एनटीपीसी कि अनुच्छेद 371 में क्या वर्णन है। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के राज्यपाल जो हैं उनके पास ये विशेष अधिकार है को महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका और मराठावाड़ा का इलाका, गुजरात के सौराष्ट्र का इलाका और कच्छ के इलाका को अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। 371B में असम के बारे में विशेष अधिकार दिया गया है। 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश को विशेष अधिकार दिया गया है। देखते हैं आगे। 371E जो है दोस्तों, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थापित करने के लिए इसमें विशेष उपबंध किया गया है। 371F में सिक्किम के बारे में, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा, 371J कर्नाटक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट वही था कि 371 में क्या है तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है अलग अलग विकास बोर्ड बनाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए राज्यपाल का जो पद है अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा वर्णन है हमारे पास संविधान में। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। उसी के प्रसाद पर्यंत ये अपने भार से मुक्त भी होते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा वर्णन 154 में। जैसे देश के कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य के कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल के पास होती है। और इनकी जो शक्ति है मैं बता दूं, जैसे घर में फूफा जी हैं उस तरह से देश में राष्ट्रपति होते हैं। बस आप समझ लीजिएगा मतलब क्या होता है फूफा जी का और मतलब क्या होता है राष्ट्रपति का। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति एक होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, यह आर्टिकल 54 यानी कि 54 में किया गया है। उपराष्ट्रपति होगा भारत का, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। इसको हम सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 61 में यह वर्णन है कि प्यार से आप राष्ट्रपति को लतिया भी सकते हैं यदि वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो, और प्यार से लतिया देना ही कहलाता है क्या, महाभियोग चला देना। ठीक है, महाभियोग के बारे में किसी और वीडियो में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पॉलिटिकल सेशन जब स्टार्ट करूंगा तो, कि कैसे कैसे महाभियोग चलाने का तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? देखिए, संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया है। ये प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। संविधान में संशोधन होगा, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? देखिए, मूल संविधान की बात हो रही है, जो हमने अडॉप्ट किया था वो 26 जनवरी 1950 को। ऐसे जो संविधान हमारा बन के रेडी हो गया था 49 में ही, लेकिन 50 को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किए थे। तो उस समय कितने हमारे पास अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में देखिएगा दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी मैं आपको बता दूं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारे संविधान में अभी कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, ऐसे नीचे में लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 243 में पंचायत, यानी कि ये भाग 9 में पड़ता है। इसमें पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ देखिए 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करके 243 ओ तक गया है, और ये भाग 9 है। इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। वैसे आपको एक और जानकारी दे दूं कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस से भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का पारित होने के प्रतीक के रूप में, देखिए ये जो है संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था किस दिन? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 92 में पारित हुआ था और 93 में लागू हुआ था, इसीलिए इस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। दोस्तों, गांधी जी का सपना था कि हमारे देश में गाँव जो हैं उनके पास इंडिपेंडेंट मतलब राज करने का ये होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, तभी जाके हमारे देश का विकास होगा। उनका कहना था कि हमारे देश की आत्मा जो है गाँवों में निवास करती है, लेकिन देखिए कि उनके जीते जी ये लागू नहीं हो पाया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब लागू हो चुका है। किसी राज्य में त्रिस्तरीय, किसी राज्य में 2 स्तरीय आपका ये पंचायती राज चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज दिवस के मनाने के लिए शुरुआत 2010 में हुई थी। ये कब से मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल को 2010 से। इस बार आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? देखिए, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और उसी तरह से क्योंकि ये सेंट्रल में है और जो स्टेट में होते हैं राज्यपाल, उनके पास 161 के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमादान की शक्ति का कहने का मतलब कि अपराध के लिए किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया है, अब उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं। जैसे देखिए, लोअर कोर्ट देगा तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हमें फांसी दे दिया गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा मतलब हमने ये कांड किया था, आप हमें माफ़ी कर दीजिए, फिर सज़ा कम कर दीजिए। यदि हाई कोर्ट कहेगा कि ना तोरा सज़ा यही होगा, तो वो जाएगा अपील करने सुप्रीम कोर्ट के पास। यदि सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा अरे पगलवा तू केहू को मार दिया तो हम सज़ा कम कर दें, तोरा होगा फांसी, अब जाएगा वो अपील लेके किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को यदि मन कर दिया कि इतना दिन से दौड़ रहा है, भला अच्छा आदमी है, गलती से किसी ने मार दिया होगा, तो हो सकता है कि वो आपके सज़ा को कम कर दें। यदि वो भी नहीं कम किए तब आपको जाना निश्चित है, आप फांसी पर लटकेंगे, ये निश्चित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को अपने पद पर रहते हुए इन पर कोई
केस मतलब इस तरह का केस नहीं चलेगा। इन पर सिविल केस चल सकता है लेकिन क्रिमिनल केस इन दोनों पर नहीं चल सकता है जब तक ये लोग अपने पद पर बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? अभी मैंने बता दिया कि 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के पार्ट 4 में यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 43 ख किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 ख में वर्णन किया गया है राज्य सरकार के समितियों का गठन। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के सहकारी समितियों का गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 ख। अनुच्छेद 43 जो है केवल वो कर्मकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी, ऐसा नहीं कि आप अपने यहाँ काम करा रहे हो 50 रुपये मजदूरी देके भेज दीजिएगा, नहीं। आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप अपने यहाँ उस किसी मजदूर को काम करा रहे हैं तो आप इस चीज़ का खासा ख्याल रखेंगे कि उसके पास पैसा उस मात्रा में मिलना चाहिए जिस मात्रा में उसने काम किया है। ठीक है। और ये 43 ख में क्या है? सहकारी समितियों का गठन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने सुना होगा उसका गठन किसके बारे में बताया गया है? 43 ख में बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आर्टिकल 40 में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 40 में। आगे मैं बता दूं, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। यानी कि होता क्या है कि राज्य जो होता है, जिस स्टेट में कोई पंचायत पड़ रहा है तो वो स्टेट जो है वो इनका संगठन बनाने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे वो इंडिपेंडेंट शासन करने के इकाई के रूप में उभर सके। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस में वर्णित है? तो भाग 9 में वर्णित। अभी मैंने बताया था 243 से लेकर 243 ओ तक इसका विस्तार है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से लागू हुआ? मनाना कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसका संशोधन पारित मतलब संशोधन बिल पारित हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है दोस्तों 48A में। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आपको बता दूं और भी क्वेश्चंस, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है 48A में। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया था। इसके पहले यह अनुच्छेद नहीं था, मैंने मूल संविधान में नहीं था। वन्य जीव और वन दोनों का संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया। देखिए किसको किसको? तो वन्य जीव और वन इन दोनों को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है, ना राज्य सूची ना संघ सूची, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अनुच्छेद 48 जो यानी आर्टिकल 48 जो है इसको कृषि और पशुपालन का इसमें बताया गया है अनुच्छेद 48 में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। 23 मई 1986 को कौन सा अधिनियम आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण ये अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ये अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। खास करके आपसे एनटीपीसी में दो बार पूछ लिया ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इसके बाद ही लॉन्च हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973। कहाँ से लागू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा को सर्वाधिक स्पष्ट किया है? तो ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल 32 और 226। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इनको दी गई है। इसमें देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। अच्छा, रिट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो रिट देखिए क्या होता है। रिट होते हैं 5 तरह के। कौन कौन होता है? तो पहला होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर अगला होता है परमादेश, फिर उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में बात करें तो ये इंग्लिश का शब्द नहीं है एक्चुअली, ये कहीं और से उठाया गया है। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मतलब होता है मैंडेमस, और उत्प्रेषण इसको बोलते हैं कर्टियरी, और निषेधाज्ञा प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षा को वारंटो।
इस पांचों के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है, कैसे कोई आपको गिरफ्तार कर लेगा तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट का जो जज होगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण करवा लेगा। कह रहे पगलवा तू गिरफ्तार करके ले गया है, वो लगातार मार रहा है, 24 घंटा हो गया अभी तक लाया का है नहीं, कोर्ट में उपस्थित कर ओकरा सजा देंगे। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का तत्व। तो बाकी जो भी है वो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? अभी मैंने बता दिया, वो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यों जारी किया जाता है ये भाई? तो हैबियस कॉर्पस जो रीट है वो उस समय लगाई जाती है जब किसी को हिरासत या जेल में रखा गया है और 24 घंटे के भीतर जो है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया, तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो अब कहेंगे कि उसको हमारा सामने ला के खड़ा कर कि कौना जुर्म में ओकरा तू गिरफ्तार कैले है, तो दरोगा होंगे सस्पेंड। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत विशेष अधिकार के संबंधी रीट जारी कर सकता है, ये मैंने बता दिया पहले। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए, राज्य में विधान परिषद जो है वो 169 के अनुसार वर्णित है। राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों का वर्णन किया गया है। विधान मंडल में आपके विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों आ जाती है। 170 में विधानसभाओं की संरचना, 171 में विधान परिषदों की संरचना। अभी हमारे देश में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, बाकी सारे राज्यों में विधानसभा होती है और 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आप हमें 6 राज्यों का नाम कमेंट करके बताएंगे किस किस राज्य में विधान परिषद भी है। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि राज्यसभा का किस में वर्णन है और संसद का वर्णन किस में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ की राजभाषा जो हिंदी है, देखिए राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी, वो अनुच्छेद 343 के तहत वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और उसका जो लिपि है वो देवनागरी है। अच्छा, लिपि क्या होती है? ये किस तरह से लिखा जाए? जैसे हम लोग इसको दाहिने लिखते हैं, बाएं से दाहिने, ये लिपि होती है। वो उर्दू लिखेंगे तो इधर आ जाते हैं, दाहिने से बाएं लिखने लगते हैं, तो वो एक अलग लिपि हो गई। तो लिपि मतलब किधर से आप लिख रहे हैं, किधर से लिख रहे हैं, इसी को लिपि बोलते हैं। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। जैसे पहले अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि आपको इंग्लिश को राजभाषा के रूप में मानना पड़ेगा, आप दूसरा भी इसमें शामिल कर लिए हैं तो कर लीजिए, लेकिन 1965 के बाद से इस चीज़ की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, नेशनल हिंदी डे, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को और वर्ल्ड हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। चूँकि क्यों, तो 11वां विश्व हिंदी, वो मैं आगे बता दूंगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। आप हमें कमेंट करके बताएं कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होगी और फर्स्ट सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में हुई थी। इसीलिए 10 जनवरी जो होता है वो हमारा हिंदी दिवस होता है। और भी जो क्वेश्चन है मैं उनको अगले पार्ट में करा दूंगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।